नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। ये जो सीरीज मैं चला रखा हूं इसमें केमिस्ट्री जो है फर्स्ट क्लास है, लेकिन इससे पहले फिजिक्स का ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं। बायोलॉजी का इसके बाद आएंगे, क्योंकि एक साथ 3 करना सही नहीं लग रहा था मुझे और मुझसे हो भी नहीं पाएगा क्योंकि समय का थोड़ा सा तगाजा है। तो मैं आज केमिस्ट्री का पहला स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें 2 चैप्टर अभी कंप्लीट करेंगे। लंबा सेशन होगा क्योंकि कम से कम 250 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 250 से 300 क्वेश्चन 2 चैप्टर से, मैटर से और मॉलिक्यूल्स एंड एटम से। आपको पता होना चाहिए इन चैप्टर से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन वेटेज होते हैं और क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके वहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्त। अंडरस्टैंड? तो इन दोनों चैप्टर को देखना चाहते हैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आसानी से आपको मिल सके। जी हाँ, क्योंकि इसी तरह सीक्वेंस जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा कंप्लीट कराता हूँ। ये जिस जगह से मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन दोस्त 1-2 नहीं, मैं बता दूँ आपको कि 3 से 4 बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्त। अलग अलग एग्जाम्स में 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो सोच के देखिए आप लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितना महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजुअल हो चुका है। बताइए जरा, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, तो ये तो सही बात है, उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ का मतलब दोस्त मैटर होता है, ये जान लीजिए। बहुत बार इसे सब्सटेंस भी कहा जाता है, तो गलत नहीं है, सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है जिसका अपना कुछ आयतन होता है। जी हाँ, जिसमें वॉल्यूम हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? उपयुक्त में से सभी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? क्या पदार्थ नहीं है दोस्त? तो यदि बात करें तो बल एक तरह का पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? वजन नहीं है, ना इसमें आयतन या क्षेत्रता है। यानी कि आंसर दूध, पत्थर और जल, ये सभी चीज पदार्थ है, लेकिन बल पदार्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? 3rd नंबर में कह रहा है पदार्थ कौन सा है, ये बताइए। तो आप कहेंगे भोजन एक पदार्थ है, क्योंकि उसमें पदार्थ नहीं हो सकता, ताप नहीं हो सकता, सुंदरता नहीं हो सकता। समझ रहे होंगे आंसर किस आधार पे दिया जा रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जरा पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? पदार्थ में क्या चीज ऐसा गुण है जो नहीं पाया जाता? पहला कह रहा है पदार्थ अति सूक्ष्म कण या अणु या परमाणु से बना होता है। ये तो सही है, ये तो पदार्थ में गुण होता ही है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहा था। जी हाँ, ये सारे गतिशील रहते हैं, ये भी सही बात है। इसके पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये ही आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल होता है, अंडरस्टैंड। यहाँ लिखा है नहीं होता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चौथा है, पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होते हैं। जी हाँ, इसको मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में रहते हैं, ये तो सही बात है। क्लियर हुई बात है? हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है वर्गीकरण में? तो ठोस, द्रव और गैस, ये तो शामिल है। आंसर हमारा क्या दे देंगे? ये दे देंगे धातु शामिल नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में उसके स्टेट की बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहाँ पे है कि पदार्थों के मुख्य कितने अवस्था में पाए जाते हैं? पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 3 अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे 5 अवस्थाएं भी है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर हम लोग देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पदार्थों के अवस्था का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर क्या दे देंगे? 5। अधिकतम संख्या पूछ दिया तब तो आंसर देना पड़ेगा 5। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो उष्मा जो है पदार्थ नहीं हो सकता है, जल पदार्थ है, वायु पदार्थ है, धूलकण पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताना है, ध्यान रखना है। कौन सा बताना है? सही बताना है। कर है, ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये सही बात लिखा गया है। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं, ये भी सही बात है। द्रव का 1 kg मतलब हर जगह 1 kg आपको पता रहेगा, लेकिन 1 लीटर मतलब 1 लीटर हर जगह है द्रव, कोई मान लेते हैं। लेकिन मान के चलिए उसको आप ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के शेप का आ जाता है, आकार देख रहे हैं।
और उसको लोटा में रखेंगे, लोटा के शेप का, बाल्टी में रखेंगे, बाल्टी के शेप का, जैसे बर्तन में आप रखेंगे वैसे शेप वो ले लेता है। क्लियर है? तो ये भी सही। गैस के आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील होते हैं, तो ये भी सही है। इसका आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील है। 1 लीटर गैस को आप 1 लीटर मान के चलिए ऑक्सीजन आपको हम दे दें तो छोटा सा डब्बा में भी आ जाएगा, बड़ा सा डब्बा में आ जाएगा, पूरा रूम में छोड़ दिया पूरे रूम में फैल जाएगा। ये है उसका गुण। क्लियर है बात? तीनों ही इसकी बात सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, इसके सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के किस अवस्था में तरलता यानी फ्लूडिटी के अभिलक्षण होते हैं। मतलब बह सकता है, जो बह सकता है। कभी आपने देखा है कि एक ईंट के टुकड़े को या पत्थर के टुकड़े को आपने रखा है वो बहने लगा हो? लेकिन नहीं, एक गिलास पानी आपसे गिर जाए वो बह जाएगा। मान के चलिए एक डब्बा के अंदर आपने पैक करके रखा है 1 लीटर ऑक्सीजन, लिक्विड रहता है ना ऑक्सीजन, जब पैक करोगे आप, जैसे ही डब्बा खुलेगा क्या होगा? वो बह जाएगा, मतलब फैल जाएगा सब तरफ। हवा बहना होता है, तो यानी कि गैस और द्रव आंसर हो जाएगा। बी और सी इसका आंसर देना सही रहेगा, दोनों बहता है, फ्लूडिटी का गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म प्रॉपर्टीज नहीं है? गौर से सुनिएगा, द्रव यानी कि लिक्विड की बात कर रहा है, उसका गुण नहीं है। पहला कह रहा है द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। तो देखिए, द्रव एकदम माइनर थोड़ी सी द्रव दब सकता है, लेकिन ये इसके गुण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि द्रव को आप नहीं दबा सकते, जैसे ठोस को नहीं दबा सकते उसे द्रव को नहीं दबा सकते। ठीक है, यही आंसर देना इसका परफेक्ट होगा। आगे से पढ़ लेते हैं। द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थ के तुलना में कम होता है, सही बात है। ठोस हार्ड ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है उसका, द्रव का कम होता है। द्रव आसानी से बहता है, तो जी हाँ, द्रव आसानी से बहता है। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, तो ये भी सही बात है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है बातें? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के पदार्थ के, ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म प्रॉपर्टीज नहीं है? निगेटिव बात बोला था, यही आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ है कि स्पंज, जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ में आएगा? वो ठोस है एक तरह का स्पंज। आपको ये ऐसे कैसे हो गया भाई? ठोस ही है, बस उसका ठोस का बहुत प्रकार है, 12th क्लास में पढ़ना है, 11th 12th में। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ठोस पदार्थ। जितने भी ठोस होते हैं कई तरह के होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है ये सब देख के कैसे कैसे ये दे दिया। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। धीरे धीरे वो सारी चीज़ सीख लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, वो भी सिखाएंगे। कह रहा है 13 नंबर 13 की अगर बात करेंगे, सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पदार्थ के कण का होता है? तो ठोस में होता है, मतलब आपस में कस के कौन पकड़े हुए हैं? खुद सोचिए ना, एक ईंट है, उसके अंदर आप हाथ डालने का प्रयत्न करिएगा, ईंट आपको रोक देगा, अंदर हाथ नहीं जा पाएगा। लेकिन अब पानी के अंदर हाथ डालेंगे आराम से चलाएगा, और हवा में तो हम लोग का हाथ ऑलरेडी हर समय चलते रहता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है, ये सही बात है, अभी मैंने बताया। गैसों के कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बल है और यहाँ स्थान है, दोनों में अंतर है। स्थान का मतलब है कण के बीच का दूरी, तो जी हाँ, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये दोनों बात सही है। कण जितना नज़दीक होगा उतना आपस में टाइटली बंधेगा, और कण दूर दूर होगा तो उसके बीच का फोर्स कम जाएगा, इसलिए दोनों सही है। बातें समझ आ रही है? कह रहा है आगे कि गैसों में न तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है, ये गलत बात है। इसका मतलब नीचे और ऑप्शन होगा, नहीं, इतना ही में से टिक देना है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। आकर्षण बल प्रबल होगा तो आकार निश्चित कैसे हो पाएगा? निश्चित आकार हो जाता है ना, इसका तो आकार निश्चित नहीं, दोनों गलत है। गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसका कोई स्थान नहीं है, जिधर मन उधर इसका कण मूव करते रहता है। क्लियर हो गई बातें? ये लॉजिकली सोच के भी आप आंसर दे सकते हैं, टेंशन नहीं लेने की बात है ज़्यादा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। पहला कह रहा है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, जिसके कारण पदार्थ के विसरण की परिघटना देखने को मिलता है। जी हाँ, कण जो उसके होते हैं हमेशा मूवमेंट रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। पहला तो सही हो गया।
गैसों, आंसर देना है गलत, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि सही है। गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्र गति करते, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। सी नंबर का रहा है द्रव्यों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होती है, तो ये बात सही है, गैस में ज़्यादा विसरण होता है, द्रव में कम होता है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। यानी आंसर तो हमारा अब डी हो पाएगा, गड़बड़ लिखा होगा। ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। एक मिनट, ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, ठोस में विसरण होता ही नहीं है, ये इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठोस में विसरण कब होने लगा? ठोस में विसरण नहीं होता, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, विसरण होता ही नहीं है ठोस में। यहाँ है आपका कि वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? अंतरा आणुक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वही कणों को आपस में कस के बांध के रखता है। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। आगे का रहा है किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस को यदि वाष्प में, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन के नाम से उसको जानते हैं, सब्लिमेशन। यहाँ है निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सो आंसर कह रहा है। देखिए कह रहा है ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहता है, तो ठोस द्रव में जा रहा है गलना, ये तो सही है। आगे आपका द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक, जिया खोलने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक ही तो बोलते हैं, ये भी सही है। गैस का द्रव में बदलना, जमना, नहीं, इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन, संघनन के नाम से जानते हैं, इसका मतलब लिक्विड में बदलना, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, इसलिए मोटा से कर दे रहे हैं। द्रव का ठोस से परिवर्तन, द्रव का ठोस में बदलना, जमना, फ्रीजिंग, सही है ये भी। मतलब हमारा आंसर गड़बड़ देना था, सी नंबर गड़बड़ था, उसका आंसर भी बता दिया मैं, सही क्या होगा। कहा जा रहा है किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस ठोस में बदलेगा तो उसको मतलब ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, थोड़ा देर पहले बताया था आपको। क्लियर हो रही है बातें? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी हो जाएगा, पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। ग्लेशियर में जाएंगे तो बर्फ मिलेगा, नॉर्मली वातावरण में देखेंगे तो गैस वाष्प मतलब जल वाष्प रहता ही रहता है, और पानी तो हम लोग यूज करते ही है। यहाँ कहा जा रहा है कि ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप, दिमाग लगाइएगा, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलने लगता है और ताप नियत रहता है। ताप में परिवर्तन नहीं होगा। ताप कब परिवर्तित होता है? जब पूरा पिघल जाएगा तब जाके ताप बढ़ना स्टार्ट होगा, जब तक पूरा नहीं पिघलेगा ताप में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, समझ रहे, पदार्थ ने जो स्थान ले रखा है उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। कितना जगह लिया है वो उसका आयतन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही कथन बताइएगा। पहला कथन, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो आपको एक बात बता दें हम कि पहला सही है, चौथा अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टाइन है। ये सीक्वेंस के आधार पर है। देखिए ठोस द्रव और गैस खोजा गया था, लेकिन इसके बाद खोजा गया प्लाज्मा, तो इसीलिए चौथा अवस्था प्लाज्मा को मानते हैं और पांचवा बोस आइंस्टाइन को मानते हैं। देखिए बोस आइंस्टाइन में क्या होता है, कंडेंसेंस लगा हुआ है, इसका मतलब ठंडा करना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद ये मिलता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस। लेकिन जब बहुत अधिक गर्म करते हैं तो मिलता है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। जैसे बोलेगा स्टार या तारा, इन सभी में क्या है? तो प्लाज्मा ही है उसके अंदर। दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही, सी नंबर आंसर हो जाएगा, दोनों सही। क्लियर हो रही है क्वेश्चन सारे? कह रहा है डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। बात समझ में ना? गौर से सुनिए, पदार्थ की
उस अवस्था को क्या कहते हैं जो बहुत ही अत्यंत कम ताप पे ठंडा करके प्राप्त होता है, उसको बोस-आइंस्टीन बोलते हैं। और बहुत गर्म लिखता है तो प्लाज्मा टिक मार देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब याद रखना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के हैं। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में, ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कुछ देर पहले से हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में ही रिपीट हो रखे हैं कई बार, तो इसलिए रिपीट भी रह सकते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? गलत की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला कहता है किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। सही बात है। द्रव को तो आप संपीड़ित कर ही नहीं सकते जल्दी, गैस को तो कर लेते हैं। एक मिनट, यही गलत लिखा गया है। द्रव को तो संपीड़ित करना ही मुश्किल है, गैस को कठिनाई से नहीं करते, आसानी से गैस को करते। पहला ही गड़बड़ था। आगे सही है तो पढ़ लेते हैं जरा बी नंबर। गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, सही बात है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, भी सही बात है। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, मतलब शेप एंड वॉल्यूम दोनों सही होते हैं, निश्चित होते हैं, ये भी सही है। लंबा सेशन चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे एग्जाम में आए हुए, इसलिए प्लीज़ दिल को थाम के बढ़िया से देखिए। और इन चीज़ों को सॉल्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, ये बेसिक क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस एक दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है वो आगे जाके आपको अगला क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। एक एक चैप्टर से कहे ना, टोटल हम आपको कराने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जरा, यहाँ पे एक सेकंड दीजिए मुझे। टोटल चैप्टर की यदि संख्या की बात करें, एक सेकंड, लास्ट चैप्टर देख लूँ मैं जरा। मैं बता दूं आपको 20 चैप्टर में टोटल तकरीबन कराने वाला हूं, केमिस्ट्री का 20 चैप्टर। सोच के देखिए, और आप खुद देखिए आज के सेशन में कितना चैप्टर में, मतलब मैं कितना क्वेश्चन टोटल कराऊंगा आपको। बात समझ में आ रही है? एक एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन जाएगा, कितना क्वेश्चन आपको होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन जल्दी छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन हम लोग हर पहलू पे बात करेंगे। किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हो, मैंने बोल दिया ना, सब में काम आएगा, आप निश्चिंत पढ़े। कह रहा है गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कहता है ठोस पदार्थ में अंतरा आणुक स्थान अत्यंत कम होता है। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मान के चलिए कंटेनर है, 3 कंटेनर में बनाता हूं, और एक बार समझ ही लीजिए जरा। ये है आपको एक चीज, यहाँ पे एक पदार्थ इसमें डाला हुआ है, आप देख लीजिए, पदार्थ आपके सामने मैंने बना दिया। और एक पदार्थ ये है, और एक पदार्थ ये है। बताइए तो कौन में क्या भरा हुआ है, दिमाग लगाइए। पहला में है आपका ठोस, आपस में कण एकदम चिपके पड़े हैं। और उसके बाद है लिक्विड, थोड़ा थोड़ा सा अलग है, इतना भी अलग नहीं होता, मैं ज़्यादा ही बना रखा हूँ। और गैस का तो कहिए मत, जैसा शेप में डालिए उतना फैल जाएगा, तो इसको दबाना मुश्किल है ना। इसके बीच अंतराणुक स्थान, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच कितना स्थान है, इन गैसों के बीच में कितना स्थान है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थान कम गया, यहाँ पे तो और ही कम गया, ना के बराबर। क्लियर होगी बातें? वैसे मैं जो शेप बनाया था उस शेप में नहीं रहते, वो एकदम सजे रहते हैं, याद रखिएगा, ऐसे रहते हैं। कण जो होते हैं एकदम ऐसे सट सट के रहते हैं। ठोस के कण जो होंगे ऐसे होंगे, आपस में ऐसे होंगे, ये कहीं भी गैप नहीं होगा, ऐसे बीच में जगह बनाइए, अंतराणुक स्थान है बीच में, खाली जगह, ऐसे कण रहते हैं। क्लियर हो गई? पहला ही गड़बड़ था। अच्छा, पहला तो गड़बड़ था, पकड़ लिए। आगे पढ़िए। ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं, ये सब तो गलत बात लिखा हुआ है, ये सारी बात गलत है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे नीचे कहा जा रहा है निम्नलिखित में सही कथनों को पहचान करें। पहला है ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। दिमाग लगा के बताइएगा जरा, ठोस कण में वेग नहीं होता है। सोचिए जरा, सोच के बताइए मुझे। और भी ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपके पास और ऑप्शन, बताइए। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। अगला है सी नंबर में, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। भाई एक बात बताना, पदार्थ कोई भी होगा, द्रव्यमान होगा ही होगा, ये गलत लिखा गया है। आकृति निश्चित होती है ठोस का, ये भी गलत है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है, यही आंसर होगा। गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, जैसा बर्तन में रखेंगे वैसा वो फैल जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है? तो जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठोस होगा, उसमें होगा। हाइड्रोजन है, दाल है, रुई है, जल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। दाल जो होगा ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा ना, तो अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा दाल में होगा। ऐसे समझना ऑप्शन को देख के कि क्या हो सकता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, ये सही बात है। इसके कणों की गति बाधित होती है, ये भी सही बात है। इसमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होता है, ये भी सही बात है। इसका तीनों आंसर देंगे, डी आंसर देना सही रहेगा। इसका सारे आंसर सही है। क्लियर हो रही है बातें? निम्नलिखित में से कौन सा एक छद्म ठोस है? छद्म ठोस आप कुछ देर पहले सुने थे, एक रबर के बारे में बताया गया, सॉरी स्पंज के बारे में मैं बताया था कुछ देर पहले। जो छद्म ठोस यहां से समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। पहला है KCl रबर, बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड, कोल तार के अपसाधन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। बात समझे? तो 32 का आप आंसर देंगे। आंसर क्या देंगे? रबर। और आप आंसर देंगे कोल तार के अपसाधन के बाद बचा हुआ जो ठोस केक होता है, जो ठोस कोक बच जाता है वो, और रबर, इसको बोला जाता है छद्म। आप उसको दबा सकते हैं, आप जब उसको दबाएंगे तो दब जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या देना? बी सही रहेगा। क्लियर है? इसको छद्म ठोस के अंतर्गत रखा गया है। याद रहेगा इतनी बातें। इस प्रश्न में कहा जा रहा है आपको कि असत्य बताना है, ठीक है? पॉइंट पर समझिएगा। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या होगी। आप सोचिए, इतना बड़ा बड़ा दो ब्लॉक है, दोनों का मान के चलिए साइज सेम मैंने कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, साइज हाँ मान सेम हो गया। अब कह रहा है ये मान के चलिए रबर का टुकड़ा है और ये मान लीजिए लोहा का टुकड़ा है। तो एक बात बताना जरा कि दोनों में घनत्व समान है? नहीं ना है, मतलब अंतर हुआ ना। इसमें कण ज़्यादा होगा, लोहा वाला में कण ज़्यादा होगा, इसमें कण कम होगा, तभी तो एक हार्ड ज़्यादा है, एक हार्ड कम है। तो ये तो गलत पॉइंट है। अच्छा, सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या बनाता है। पदार्थ में क्या लगता है आयतन बराबर होने पर समान होगा? मान के चलिए इतना ही गैस और इतना ही आपका द्रव है, तो दोनों में कण का समान होगा, अणु समान होगा? नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। तो इसका आंसर क्या दे देंगे? इसका आंसर दोनों गलत है। असत्य पूछ रहा था तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका दोनों। अच्छा, तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे आकर निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय बोल रहा है, क्रिस्टल एक होता है, एक अक्रिस्टल होता है। बात समझ में आया? तो आंसर होता है इसका क्वार्ट्ज कांच। क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय होता है। क्लियर हो गई बात है? क्वार्ट्ज कांच याद रखिएगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल पूछा जाए, जैसे मोम आप कह सकते हैं, मोम कह सकते हैं। इसमें आप कोल तार का मतलब सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं। ये सारा इसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाता है? मतलब क्रिस्टल है, उसके ऊपर दाब आरोपित कर रहे हैं तो विद्युत प्रवाहित होने लगेगा। इस घटना को क्या नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं पीजो विद्युत। क्या बोलते हैं? पीजो विद्युत। एकदम नया होगा आपके लिए, मुझे मैं गारंटी देता हूँ। मुश्किल से सैकड़ों बच्चा में एक आध को पता रहता है ये बात, लेकिन आपको पता होना चाहिए आज के बाद कि क्रिस्टल दाब, कुछ क्रिस्टल ऐसा जिस पर दाब डालने पर विद्युत उत्पन्न हो जाता है, यह घटना पीजो कहलाता है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट को टिक करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि क्वथन और वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना नहीं, वाष्पन सतही घटना है, क्वथन सतही घटना नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल नहीं, स्थूल घटना उल्टा लिखा गया है, गड़बड़ है यहाँ पे। क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल नहीं, ये भी गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। इसका डी आंसर होगा। जाइए डी पर आइए, देखते हैं। ये सही हो जाएगा ना कि क्वथन एक स्थूल यानी आयतन परिघटना है, मतलब पूरा खौलेगा, पानी खोलता है तो पूरा पानी खोलने लगता है, और वाष्पित होता है तो सिर्फ ऊपर का सतह वाष्पित होता है, और हर टेम्परेचर पर वाष्पन होते रहता है। ये भी एक कमाल की बात है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गड़बड़ वाला पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? गैसों का आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, एकदम सही बात है ये। तो ये तो आंसर नहीं होगा, सही चीज़ तो आंसर देना नहीं है।
गैसों का आयतन, बी पढ़ रहा हूँ, गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरी रहती है। ये भी सही हो गया ना। जैसे ही गैस रखेंगे पूरा पात्र में भर जाएगा, बर्तन में। गैस पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं पर एक समान दाब डालती है। ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट पढ़ते हैं। गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर गैस भरी है। एक बात बताइए जरा, कह रहा है कि गैसों का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरी थे। तो ये गलत बात है ना, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? सिलेंडर में गैस आता है तो हम लोग तौल के नहीं जानते 14 kg 15 kg। आप पहले पात्र को तौल लीजिए, मतलब जो बर्तन है उसको तौल लीजिए। मान के चलिए 5 kg, उसमें गैस भर दीजिए। उसके बाद उस पात्र को तौलिए। अगर 6 kg होगा तो 1 kg उसमें गैस आ गया। तो ये गलत बात लिखा गया है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। गलत ही पूछा था। यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? नेप्थलीन तो है, डायरेक्ट एक सॉलिड से गैस बनता है। कपूर भी है, फिटकीरी नहीं है। अमोनियम क्लोराइड भी है, लेकिन फिटकीरी आंसर हो जाएगा हमारा। ये जो है ना डायरेक्ट क्या होता है, गैस में नहीं बदलता है। नहीं तो हजाम हजाम लोग रखते हैं फिटकीरी लगाने के लिए, दाढ़ी बनाने के बाद बदल फिटकीरी उड़ जाएगा, मतलब गैस बदल जाएगा। ऐसा होता नहीं है फिटकीरी के साथ। क्लियर हो गई बातें? आ रही है समझ में बातें? यहाँ पे इस प्रश्न में कि पदार्थों की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था? गौर से बातों को सुनिएगा। यहाँ पे 5वां अवस्था में क्या बताया गया था आपको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो वो वैज्ञानिक तो बना कर चले गए, लेकिन पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु आंसर क्या देंगे? 2001 की बात है, वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार तक दे दिया गया था। तो आंसर आपका जाएगा इनमें से सभी को दिया गया था। एरिक ए कार्नेल को, बी नंबर में कहता है वोल्फगैंग केटरेले और कार्ल ई बीमैन को दिया गया था। देखिए बहुत लोग भूल जाते हैं प्लाज्मा ये कितना नंबर पे आता है और बोस आइंस्टाइन कितना नंबर पे आता है। देखिए इसका याद रखने का एक टेक्निक है, सुनिएगा जरा। मैंने कहा कि 5वां नंबर पे बोस आइंस्टाइन है। प्लाज्मा जो है चौथा पे है, तो इसका नाम में ही इसका छुपा हुआ है। प्लाज्मा में देखिए प ल ज म 4 चीज़ आता है और चौथा नंबर पे होता है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेस बड़का को नाम है तो बाद में आता है, बड़ा नाम वाला बाद में आता है। प्लाज्मा छोटा नाम है तो पहले आता है। और ऐसे भी प्लाज्मा में 4 अक्षर से ही लिखाता है, प ल और ज और म का यूज होता है। आगे पीछे याद रखना थोड़ा सा आसान है, भूलना नहीं है। बृहत अणु सुपर एटम की अवस्था अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? सुपर एटम कब बन पाता है? तो इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, सुपर एटम जब भी पूछा जाए सुपर एटम तो आपको बोस आइंस्टाइन पर जाकर टिक करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड रखिएगा, प्लाज्मा को नहीं टिक मारिएगा। और ये प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है आपका सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है, चौथा अवस्था है। क्लियर है बात? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च दाब है, निम्न दाब है, उच्च ताप है। तो प्लाज्मा कैसे बनता है? डिफिनीशन याद होगा, उच्च ताप के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्त ट्यूब या नियॉन संकेतिक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, तो उसमें प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा के कारण वो जल रहा होता है, इस टाइप का बहुत ज़्यादा लाइट आता है उसमें से। नेक्स्ट है आपका कि एक ही प्रकार के कणों यानी परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों यानी परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? गौर से सुनिएगा, पदार्थ है एक ही प्रकार के कण से बना हुआ है तो वो तत्व के अंतर्गत आता है। तत्व एक ही कण से बना हुआ, एक ही परमाणु से बना हुआ है, लेकिन एक से ज़्यादा परमाणु से निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है और अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण बनता है। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी सारी बातें। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक निश्चित अनुपात में आ गया शब्द तो उसको यौगिक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? यौगिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? आइए देखते हैं कौन शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, टीन है,
मृदा है, समुद्र जल है और वायु है। तो शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा? टीन। टीन क्योंकि एसन से टीन बोलते हैं, एसन इसका सूत्र है। यह एक तत्व है इसीलिए शुद्ध पदार्थ है। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़े। धातु तथा अधातु प्रकार है। धातु अधातु हम तत्व को बांटते हैं। क्या करते हैं? तत्व को बांटते हैं धातु अधातु और उपधातु में। तीन तरह के तत्व को बांटा जाता है। धातु अधातु मेनली बांटते हैं, लेकिन उपधातु में भी बांटा जाता है। क्लियर हुई बातें? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो जल एक यौगिक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिलता है। जैसे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मिलाने पर आपको जल बनता है, और सब चीज़ ऐसा नहीं है। क्लियर है बातें? तो जल आंसर देना सही रहेगा। बहुत लोग वायु को सोचते हैं क्या? H2O, लेकिन नहीं, सॉरी, वायु को सोचते ऑक्सीजन। वायु ऑक्सीजन थोड़े ना होता, मिक्सचर है ना बहुत सारे गैसेस का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्लियर हो रही है बातें? आए का जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। ये बात सही है। एक निश्चित अनुपात में जल बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से। पहला तो सही हो गया। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, ये भी सही बात है। यानी इसका दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट आपका खरिया। जब भी खरिया लिखा हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट समझना है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है। तो ये यौगिक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में मिला है ना, तो यौगिक बनता है निश्चित मात्रा में मिलने से। क्लियर हो रही है बातें? तत्व किस अवस्था में पाया जाता है? तो तत्व जो होता है, तत्व तीनों रूप में पाया जाएगा। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस सभी रूप में पाया जाता है। जैसे अभी आपने टीन देखा था, एसएन, तो ये तो सॉलिड रूप में रहता है। Hg मरकरी आपने देखा, ये लिक्विड रूप में रहता है। और O2 गैस है, किस रूप में रहता है? गैस के रूप में रहता है। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा। तो हीरा एक तत्व के अंतर्गत आता है, और सब चीज में से तत्व में नहीं काउंट आता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हीरा को शुद्ध कार्बन माना जाता है, इसीलिए इसको तत्व में रखते हैं। पन्ना, माणिक्य, नीलम में से एल्युमिनियम में सबसे बना हुआ है, मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जल एक यौगिक के अंतर्गत आएगा, ओजोन तत्व में आएगा, पारा तत्व में आएगा, वायु तो मिश्रण में आ जाएगा। यौगिक का डिफिनीशन बनता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन न तो बल्ब है और न ही यौगिक है? सॉरी, यहाँ बल्ब नहीं, तत्व होगा। मतलब निम्न में से कौन तत्व ना ही यौगिक में आता है? नमक हो गया, ये तो यौगिक है, तो ये काट दीजिए। पारा, ये तत्व में भी काट दीजिए। जल यौगिक है। वायु आंसर हो जाएगा, मिश्रण के अंतर्गत आएगा, ना तत्व है ना यौगिक है। क्वेश्चन 55 को पढ़ा जाए और जवाब दिया जाए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक के लिए गलत क्या है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है, ये तो सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आगे इसको देख लीजिए। यौगिकों के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, पूछिए कैसे? नहीं, ये तो सही है। पहला क्या पढ़ लिया था मैंने? पहला ही गलती पढ़ लिया था, पहला ही आंसर हो जाएगा। पता है, यहाँ अनिश्चित लिखा हुआ है, हम निश्चित पढ़ के आगे बढ़ गए थे। यौगिक जो बनता है ना, वो निश्चित अनुपात में मिलता है, यहाँ अनिश्चित लिखा हुआ है, अनिश्चित अनुपात में नहीं बनता, इसीलिए मैं गड़बड़ कर लिया था। नीचे वाला तो सही देखा, तो मुझे दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो गया गड़बड़, यानी ऊपर मैंने कुछ गलत पढ़ा था। कोयला क्या है? कोयला एक कार्बन है, यानी कार्बन एक तत्व के अंतर्गत डाला जाता है कोयला को, कार्बन होने की वजह से। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी तत्व के अंतर्गत रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? पीतल हो गया, कांसा हो गया। अच्छा, एक समझिए बात, ये मिश्रण ही होगा ना, ये मिश्रण ही है, बस अनुपात इसका कोई निश्चित नहीं होता है, परसेंट निश्चित है, इतना मिला दो भाई, थोड़ा ऊपर नीचे तभी वो बन जाएगा वो। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक की बात कर रहा है, तो पारा तो तत्व है, ये तो मिश्रण है। ऑक्सीजन तो तत्व है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया।
NH3, यह एक यौगिक के अंतर्गत आएगा, निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ है। इस प्रश्न में कह रहा है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्योंकि जल क्यों है भाई यौगिक? पढ़ते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ये कोई लॉजिक है क्या इसका, मिश्रण मतलब यौगिक होने का? आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व है। और डी करा, इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। अब देखिए जरा, जल क्यों है, परफेक्ट आंसर क्या दिया जा सकता है? तो भाई इसका रासायनिक बंधन से जुड़ा हुआ है दो भिन्न तत्व, इसीलिए रासायनिक बंधन से जुड़ा ना, इसीलिए डी भी आंसर हो सकता था, लेकिन उससे बेहतरीन है ये आंसर। बारूद है, यह एक मिश्रण होता है, बारूद मिश्रण होता है, ये यौगिक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसका निश्चित नहीं होता क्या क्या मिलाना है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अंडरस्टैंड। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है तो वह मिश्रण होता है, ये सही है। आगे कह रहा है, पदार्थों को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक है। समझ रहे? पदार्थों को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक है। एकदम सही बात है, दोनों सही है इसका। निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण है? अब यहां समझा देता हूं जरा। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, समांगी और एक विषमांगी। गौर से समझिएगा। समांगी मिश्रण होता है जिसके अवयव जो होता है आपस में अलग रहते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं कि आप देख नहीं सकते उसको खुली आंखों से। लेकिन विषमांगी मिश्रण में अलग अलग अवयव हो जाते हैं उसके, जो दिखते हैं आंखों से। बात समझ में आई? आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, समझे? तो 62 का पढ़ेंगे। सिरका समांगी है, हाइड्रोक्लोरिक। देखिए, सिरका तो सबसे पहले जान लीजिए समांगी में आएगा, क्योंकि पानी में मिला हुआ रहता है, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्ल है, ये तो यौगिक में आ जाएगा। सोडा वाटर में भी एक समांगी मिश्रण होगा, सोडा वाटर आपस में भयंकर मिला हुआ रहता है। दूध आंसर हो जाएगा, दूध विषमांगी में आता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? लोहा तो तत्व हो गया, पीतल तो मिश्रण है, फेरस सल्फाइड, आयोडीन, आयोडीन तत्व है, फेरस सल्फाइड आंसर हो जाएगा, यौगिक हो गया ये। फेरस और सल्फर का मिक्सचर है, सल्फाइड ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो दूध शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। बर्फ भी शुद्ध पदार्थ है, पानी का जमा हुआ रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। पारा भी शुद्ध है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी शुद्ध है, मतलब ये पारा जो तत्व था, बर्फ शुद्ध पदार्थ है यौगिक वाला, कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक है, दूध आंसर हो जाएगा इसका, अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो नदी का जल, स्याही, मिट्टी और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यौगिक है, नहीं तो शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा। आ रही समझ में बातें? निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? ध्यान दीजिए, पीतल मिश्रण है, ये नहीं होगा आंसर। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ है CaO चूना, और CaCO3 चूना पत्थर, और धोने वाला सोडा NaCO3। क्लियर हो गई बात है? पीतल आंसर हो जाएगा, मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यौगिक है, एक यौगिक के अंतर्गत आएगा जी। ये क्वेश्चन अच्छा आ गया है, यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मिलाने शुरू करते हैं जरा। देखिए, हीरा है, कार्बन का एक अप्रूफ है, तो कार्बन में लगा दीजिए। आ गया संगमरमर में कैल्शियम मिलेगा, रेत में सिलिका मिलेगा, तो इसका ये लगाइए, संगमरमर में कैल्शियम मिलता है। मानिक में एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है मानिक। क्लियर हो गई बातें? माइंड में आया, छप गया माइंड में, एग्जाम में छाप कर आइएगा। वह पदार्थ जो वायु जलकर, वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्या कहलाता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, बताइए जरा क्या कहलाएगा? कोई भी पदार्थ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यौगिक के अंतर्गत रखेंगे ना, वो तो यौगिक एक तरह से कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो याद रखिएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? समुद्र का जल शुद्ध में नहीं आएगा, आश्रित जल शुद्ध में नहीं आएगा, एक में रुक जाएगा, नहीं, डिस्टिल वाटर ही शुद्ध में आएगा। क्योंकि सोल्डर जो होता है
ये एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। सोल्डर जो बना होता है टीन और जिंक से मिलकर बनता है कि लेड से बना होता है, कंफ्यूज में हो गया, एक सेकेंड रुक जाइए। सोल्डर कंफ्यूज कैसे हो गया यार। जिंक यानी पीबी, लेड और टीन से बना हुआ है, नहीं एस एन से बना हुआ है, लेड और एस एन से शायद मिलकर बना हुआ है। माफी चाहते हैं, सोल्डर का याद नहीं आ रहा है, कमेंट्स में आप लोग बता दीजिए जरा, आप लोग को याद होगा, मुझे पता है। कमेंट्स में फटाक से बता दीजिए किस किस से मिलकर सोल्डर बना है। सभी लोग कमेंट्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो याद हो जाएगा यहाँ तक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ आश्वित जल होगा, डिस्टिल वाटर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील तो कंपाउंड में आ जाएगा, समुद्री जल तो सॉरी स्टेनलेस स्टील तो आ जाएगा मिश्रण में, समुद्री जल मिश्रण में आ जाएगा, सोल्डर भी मिश्र धातु यानी आश्वित जल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक के बारे में गड़बड़ है, इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते, यही गड़बड़ है। भौतिक विधि से तो यौगिक को अलग कर ही नहीं सकते अवयव को आप। यह अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, जी हाँ। इसमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जी हाँ। यह निश्चित क्वथनांक और द्रव्यनांक वाले होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? किसी भी अनुपात में मिलाने से यौगिक बन जाता है, कुछ भी आप मिला दिए, बात समझ में आ रही है, तो मिश्रण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तत्व है? शुद्ध तत्व में आ जाता है, सोडियम हो जाएगा शुद्ध तत्व, तत्व पूछ रहा है ना, सोडियम हो जाएगा। बालू सिलिका, मतलब बालू में सिलिका ऑक्साइड करके कई चीज रहता है मिला हुआ, सिलिका लिखता तो फिर वो शुद्ध हो जाता। फिर कह रहा सीमेंट हो गया, कांच हो गया, ये सभी चीज तो मिश्र धातु में आ जाएगा। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है? प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनमें सभी पदार्थ बने हैं? तो मूल पदार्थ में क्या आ जाएंगे बताइए जरा, तत्व आ जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से तो यही कहेंगे। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिससे सभी पदार्थ बनता है? तो आंसर देना तत्व यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन दो तत्व का मिश्रण है? तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व है। नमक में तो यौगिक हो गया, मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी है, चीनी तो चीनी है, ये यौगिक है चीनी। और एल्कोहल हो गया, ये भी यौगिक है, और जल यौगिक है। तो मिश्र दो तत्व का कौन सा बना हुआ है? तो पहला वाला ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण नहीं है? कौन सा समांग नहीं है? समांग मिश्रण मैंने बताया ऐसा होता है जिसका कि आपस में एकदम अच्छे से मिल जाए, उसे समांग मिश्रण बोलते हैं। हवा समांग मिश्रण में आता है, बात समझ में आया? उसके अवयव आपको अलग अलग नहीं दिखते हैं, ये चीज माइंड में रखिएगा। पित्तल में भी ऐसा ही होता है, नमक जल का विलयन भी हो जाता है। धुआं भी विषमांग होता है, धुआं आपको काला काला दिख जाता है अलग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर तो वाटर के अंदर गैस, तो द्रव के अंदर गैस, कहाँ है? द्रव और गैस का मिश्रण है। क्लियर हो रही है बातें? आगे कह रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद मुनि कहने वाले थे सबसे पहले, बात समझे? मिस्टर कनाद मुनि जो थे सबसे पहले ये बात कह दिया था। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरण होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, संयोजन में परिवर्तन। तो इसका आंसर सबसे अच्छा क्या दीजिएगा? घनत्व परिवर्तित हो रहा होता है और कुछ नहीं। संयोजन तो वही चीज है जो चीज से बना हुआ है, उसका घनत्व बदल रहा होता है। द्रव में, ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व, द्रव में कम घनत्व, और गैस में सबसे कम घनत्व, घनत्व बदल रहा होता है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? रेत में ऑक्सीजन है, सीमेंट में ऑक्सीजन है, कांच में ऑक्सीजन है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। 80, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑक्सीजन हो जाएगा अधातु, तांबा जस्ता और लोहा तो धातु के अंदर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है तत्व हमेशा ठोस होता है, ये गलत बात है। तत्व तो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकता है परंतु गैस नहीं, ये भी गलत है। यौगिक सब कुछ हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है? मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकता है, जी हाँ। मिश्रण ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। मिश्रण जो है ठोस या द्रव या गैस, हाँ मिश्रण तो किसी चीज से मिलाकर बना सकते हैं।
82 का क्या आंसर दिया दिया जाएगा? तब तो हमेशा ठोस होता है, गलत है। यौगिक ठोस द्रव हो सकता है परंतु गैस नहीं, ये भी गलत है। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकता है, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्त, बात समझे। इसमें से आप काट दीजिए जरा, इसमें से इसको काट दीजिए और 3 करके आंसर दे दीजिए, केवल 3। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को उसके किस द्वारा अलग करिएगा? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा करिएगा, क्योंकि सोडियम नमक में मिला हुआ है अमोनियम क्लोराइड। आपको पता है जैसे ही हल्का सा गर्म करिएगा तो सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, गैस को फिर संघनन करके उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठोस में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन द्वारा आप अलग कर सकते हैं। तो 83 का आंसर समझ गए होंगे। दो अमिश्रित सील द्रवों को, देखिए अमिश्रणशील एक साथ लिखाना चाहिए था। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या है? मतलब मान के चलिए पानी के ऊपर आपने तेल डाल रखा है, तो तेल तो ऊपर ऊपर रहेगा, तो उसको कीप विधि बोलते हैं। कीप विधि से क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, एकदम पतला सा कीप होता है, धीरे 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 पानी निकल जाएगा, उस लेयर पर आएगा, जब मिट्टी तेल निकलने वाला होगा वहां रोक देंगे। नेक्स्ट है आपका कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? क्या चीज का? ठोस अशुद्धि के बारे में कर रहा है। आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, इनमें से सभी। तो आप माइंड लगाइए थोड़ा सा। आसवन विधि नहीं होगा, क्योंकि आसवन विधि में क्या होता है कि एक से ज़्यादा लिक्विड होता है, उस मिला हुआ है, आप उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो इसमें से ऊपर पाइप लगा है, जो सबसे पहले वाष्पित होने वाला वो निकल जाएगा, उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद टेम्परेचर पर जो वाष्पित होगा वो निकलेगा, उसके बाद वाला। तो ये विधि से ठोस नहीं आप कर सकते ऊर्ध्वपाती, मतलब अलग। नेक्स्ट है पुष्पों के यानी फूलों के पंखुड़ियों में उपस्थित भिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या है? तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। कलर जब भी बात आएगा ना, तो क्रोमेटोग्राफी मारिएगा, स्याही हो या किसी तरह का कलर की बात करें तो। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किया जा सकता? रक्त से जहर या औषध किया जा सकता है, किसी प्राकृतिक रंग से वर्ण किया जा, एक रंजक से रंग किया जा, रेडियो समस्थानिक का नहीं कर सकते आप। आगे है क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है अवशोषण, विभाजन, वाष्पशीलता या विलयता। तो अवशोषण है, क्या है? एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है। अवशोषण नहीं, क्रोमेटोग्राफी है ना, इसको बोलते हैं विलयता। विलयता के आधार पर होता है। विलयता एक सिद्धांत है जिसमें क्या कहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग 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 जो सब्सटेंस होते हैं बने हुए लिक्विड, उसके अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, केशिकत्व का गुण उसके अंदर होता है। आगे कह रहा है कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर को अलग करना है, पेट्रोल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए ऐसा चीज डालना होगा जिसमें सल्फर घुल जाए, लोहा तो घुलेगा नहीं, तो वो सोचिए क्या चीज में घुलेगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड डालिएगा ना, कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें वो घुल जाएगा, उसके बाद आप उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो उसको उस तरीका क्या होगा, क्वेश्चन है। अति सूक्ष्म कण है पहली नंबर बात, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलीकरण। ठीक है, द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलीकरण करेंगे। होता क्या है ना कि जैसे नमक मान के चलिए या चीनी मिला हुआ है, अब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं उसको, धीरे धीरे पानी सारे उड़ जाते हैं, आप उसको एक जगह कंडेंसेट करके रोक सकते हैं, मतलब एक जगह रख सकते हैं, और लास्ट में वो जो बचेगा उसको क्रिस्टली कर देंगे, क्रिस्टल हो जाएगा, वो जम जाएगा। आगे कह रहा है वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो उसको प्रभाजी आसवन बोलते हैं, समझे। और प्रभाजी आसवन द्वारा ही पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, इन चीजों को अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन देखे थे हम लोग। आगे क्या जा रहा है, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा
भूपटल में क्या है, ऑक्सीजन है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 94 कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर करेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर थंबनेल में आपने देखा होगा। आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लौह पूर्ण, लौह सॉरी लौह चूर्ण होगा, पूर्ण नहीं। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण दोनों को पृथक करने हैं तो किस द्रव का प्रयोग करेंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड का करेंगे। आइए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, आप सभी आदमी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ बेहतरीन से सेशन में, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं अब इस चैप्टर का नाम है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से देखेंगे। 100+ क्वेश्चन अभी फिर हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन किसने किया था, तो लवबाजे ने किया था। याद करने का कोशिश करिएगा, लवबाजे ने क्या किया था, पदार्थ का अनस्वरता का सिद्धांत दिया था। आगे करा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए ऊपर था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ अनस्वर है, कभी नाश नहीं हो सकता। और इसमें कह रहा है द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत है। तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा अंतर है, लेकिन नहीं, ये भी लवबाजे ही है। बात समझ में आ रहा है। द्रव्यमान पदार्थ की अनस्वरता का नियम, वही बात यही है, पदार्थ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवबाजे नहीं किया था। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसर याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए माइंड में रहना चाहिए आपके। कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम से पुष्टि किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं बोलेंगे इसको, ये द्रव्यमान संरक्षण के अंतर्गत आएगा, बट यहाँ का द्रव्यमान का अनुपात, अनुपात हमेशा सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ देखिए द्रव्यमान का अनुपात शब्द दिया है ना द्रव्यमान के साथ, तो आपको स्थिर अनुपात का नियम बोलना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि 1 केजी ये चीज़ लेंगे और 1 केजी एक और चीज़ लेंगे, एक आधा केजी एक और चीज़ लेंगे, तो जो बन के आएगा प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, तब वहाँ आप कह सकते हैं कि वहाँ पे 2.5 केजी आएगा। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, गड़बड़ वाला पूछ रहा है। क्या कहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला करा द्रव्यमान संरक्षण नियम, हमने देखा लवबाजे, लवाजिए, लवेजियर, जो बोलिए, लवबाजे एक ही नाम है ये सभी बंदा का। पहला तो सही है आपका, याद कर लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम किससे, लवबाजे से संबंधित है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, ये भी सही है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है गुणित अनुपात का नियम डेवी ने दिया था, नहीं, यहाँ डेवी नहीं होगा, डाल्टन होगा। जॉन डाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा। जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम या बहुगुणित अनुपात का नियम, अंडरस्टैंड, गुणित अनुपात का नियम या बहुगुणित अनुपात का नियम डाल्टन साहब ने ही दिया था। आगे कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने या रिचर्ड ने दिया था, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, मैं यहाँ डाल्टन लिख दे रहा हूँ और आप हमको बताएं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आएगा। आप उस समय कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं याद रहेगा तो। सोचे विचारे, क्योंकि ये 4 है कि कोई एक उठा देगा यहाँ से। पहला तो याद रखिए, देखिए कुछ दिमाग लगाइए ना जरा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है लेबोजियर, लवबाजे लिबोजियर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे रहा स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट है, ये याद रहेगा। इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, मैंने सारे का ट्रिक नहीं बताया, इसका मैं बता देता हूँ। देखिए लड़की लोग या लड़का लोग कोई भी पाउट बनाता है पिक्चर लेने के लिए, तो उस समय स्थिर रहता है उसका मुंह। पाउट बनाना समझते हैं ना, मुंह को यूं करके, समझ रहे होंगे। तो पाउट बनाते हैं, तो उसी से याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। ऑप्शन देखेंगे तो टिक लग जाए, ऐसे याद नहीं रहेगा। कोई पूछेगा स्थिर अनुपात का नियम बताओ, तो आपको पाउट नहीं याद रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आपको स्थिर देखते ही समझ में आ जाएगा प्राउस्ट। ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, तो ये तो याद रहेगा आपको। अब आइए डाल्टन साहब वाला, ये देवी हटाइए, डाल्टन करा है गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, सोचिए, या बहुगुणित अनुपात का नियम डाल्टन। आगे करा व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। क्लियर है बात। अब सोच के याद करके सोचिए कैसे याद हो सकता है, कोई दिमाग लगाइए जरा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, का 6.3 ग्राम HCl घोल के साथ 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया कराकर NaCl तथा CO2 बनाते हैं। यदि NaCl 12 ग्राम है तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 का भार कितना होगा। आप एक चीज़ समझिएगा जरा,
आपने कितना यूज किया है टोटल? 16.3 यूज किया है ग्राम, और आपको 12 ग्राम मिल गया, तो इसमें से घटा दीजिए ज़रा, तो कितना आ जाएगा? 4.3 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? बातें समझ में आई? आगे है आपका परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये तो बता दीजिए, जॉन डाल्टन। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो उसका नाम क्या है? परमाणु। उन्होंने सबसे पहले परमाणु कहा था सबसे छोटा रह सकता है। परमाणु अभाज्य है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। यह निम्नलिखित किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन साहब ने ही ऐसा कहा था। बाद में ये साबित हुआ कि वो तोड़ा जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा क्या सही है वो पकड़ना है। पहला, रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। जी हाँ, रासायनिक संयोग के नियम का व्याख्या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निगेटिव आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर गलत है। पहला देख लीजिए, सही है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सही है। किसी तत्व के परमाणु भिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले हो सकते हैं। अलग अलग तत्व का अलग अलग आकार होगा, द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग होगा। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग के करके यौगिक बनाते हैं, ये भी बात सही है। ये प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो बी नंबर दीजिए कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही लॉजिक था उसके अंदर। आगे कहा जा रहा है कि तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड हो रही है बातें? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला करा, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। जी हाँ, तत्व है तो परमाणु समान, किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, ये भी सही बात है। तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित कर देता है, एकदम सही बात है। एक परमाणु भी प्रदर्शित कर देता है टोटल गुण तत्व का। परमाणु का भार आकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI बोलेंगे इसको। क्लियर है बातें? पहला हो जाएगा आपका 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। याद कर लीजिए, दोनों सेम है इसलिए याद हमेशा रहेगा। परमाणु का औसत आजकल परमाणु गोल दिखता है, 10 वाला आंसर होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन। बात समझे? हाइड्रोजन पहला नंबर है तो सबसे छोटा हाइड्रोजन का ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताना है। तो कह रहा है, पहला, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। यौगिक के, गौर से सुनिए, यौगिक के सूक्ष्म कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक कहा था, यौगिक अणु कहा था। तो हाँ, ये सही बात है, यौगिक अणु उन्होंने कहा था। सर्वप्रथम एवोगाद्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहा था, एवोगाद्रो ने अणु कहा था। गौर से मेरी बात सुनिए, ये टेक्निकली याद रख सकते हैं। जैसे सबसे छोटा कण तत्व का होता है, उसको उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था डाल्टन साहब ने, ठीक है। और यौगिक का सबसे छोटा कण को यौगिक अणु कहा था, लेकिन जो एवोगाद्रो था उसने क्या किया था? सूक्ष्म कण को अणु के नाम से जाना था, सिर्फ अणु उन्होंने कहा था। दोनों बात सही है इसमें। फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फोरस P4 लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं चतुष्परमाणुक। चतुष्परमाणुक समझते हैं, जो 4 के साथ रह सकता है। समझ में आ रही है बातें? P4 बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है? परमाणुक, एक परमाणुक पूछ रहा है जो अकेले रह सकता है। तो क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, ओजोन O3 लिखा जाता है और ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है, यानी हीलियम He लिखा जाता है। हीलियम अकेले रह सकता है। क्लियर हुई बातें? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत आपसे पूछ रहा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी नंबर गलत हो जाएगा। जल के अणु बहुपरमाणुक है, गलत हो गया ना। ओजोन गैस त्रिपरमाणुक है, O3 लिखा जाता है, मैंने बताया अभी। सामान्य गैस अधिकांशतः द्विपरमाणुक होते हैं, जैसे CO2, ऐसा कर करके ज़्यादातर गैस, ये भी सही है। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणुक होती है। जितनी भी उत्कृष्ट गैस है उसे अकेले रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोर,
सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, गलती मैं बोल दिया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जितने भी अक्रिय गैस मैंने भी बोला 6 के 6 सभी सिंगल परमाणविक है। यहाँ समझिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है। तो आंसर क्या दीजिएगा, तत्व का नाम भी संकेत से मिल जाता है, तत्व के एक परमाणु है, 2 परमाणु पता चल जाता है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान भी पता चल जाता है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जानकारी किसी तत्व के सांकेतिक संकेत से प्राप्त होता है। तो तत्व के एक परमाणु, तत्व का नाम, तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और इनमें से सभी, ये सभी आंसर हो जाएंगे। आ रही बातें समझ में। देखिए ये किसी किताब से नहीं है, यह एक जगह कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग के बीच, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शंस है जो पूरे पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे किताब से ऊपर है, बस इतना ही जान के रहिए, इतना क्वेश्चन इसमें है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये मुक्त में नहीं रहता है, अणुमुक्त में रहता है। जैसे ऑक्सीजन है परमाणु, और यहाँ 2 लगाते हैं तो ये अणु हो जाता है। तो अणु रहता है खुला अवस्था में, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे नहीं रह सकता कभी भी। आगे तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है जो स्वतंत्र रहता है, और जो स्वतंत्र नहीं रहता अणु कहलाता है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है धातु तत्व की परमाणुकता कितनी है। धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है। कैसा क्वेश्चन है, धातु तत्व परमाणुकता कितनी होती है। धातु कैसे रहता है सो पूछ रहा है। धातु तो सिंगल ही रहता है, बात समझ में आए, एक परमाणु वाला रहता है। जैसे सोडियम Na, ऐसा कभी देखा है Na2 यौगिक बनते समय रह सकता है, लेकिन अकेले नहीं रहता है ऐसे। आगे कह रहा है कि कार्बन C4, कार्बन कैसे रहता है अकेला रहता है कार्बन, एक परमाणुविक है, ठीक है। C4 बनाता है, उसका वैलेंसी है, लेकिन अकेले रहता है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सही बताइए। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के, गौर से सुनिए, अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। तो ये भी सही बात है, अणु तो बन ही जाता है ना, 2 या 2 से अधिक जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे O2, ये भी तो अणु का निर्माण है। जैसे CO2 तो है, लेकिन 2 तरह का हो गया ना, अकेले भी रहेगा तो अणु कहलाएगा। तो पहला तो सही हो गया 24 का। आ रही बातें समझ में। आगे कहता है अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा होना संभव नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, जैसे CO2 हो सकता है, ये तो गलत हो गया, पहला ही सही है इसमें। सिर्फ 100 क्वेश्चन तक जाना है। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं अणु के रूप में। परमाणु जब अणु के रूप में आता है तो अस्थायी हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लिया, आयन के रूप में भी अस्थायी रहता है, आयन भी लिखा गया है, ये ऑप्शन तो देखा ही नहीं मैंने, आयन के रूप में भी अस्थायी हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। अणु, आयन और अणु दोनों के रूप में अस्थायी रहता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है। किसी पदार्थ के अणु में क्या है, अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, तो उसको परमाणुकता कहते हैं। कब से नाम ले रहे हैं ना, बार बार परमाणुकता बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु है, एक परमाणु पूछ रहा है, तो सल्फर S8 लिखा जाता है, ये तो हो नहीं सकता। क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, फास्फोरस P4 लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आर्गन, क्योंकि अक्रिय गैस जितने भी होते हैं वो सिंगल रहते हैं। कहा जा रहा है किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है। रासायनिक सूत्र से हम लोग को क्या मिलता है, तो नाम पता चल जाता है। पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, सही बात है। पदार्थ का एक अणु का मतलब समझते हैं, जैसे CO2 है, तो इसमें कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे पीछे में जो लिखा हुआ रहता है, मान के चलिए यहाँ मैं 4 लिख दूँ इसके पीछे, तो इसका मतलब 4 अणु हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन जैसे ही मैं 4 नहीं लिखता हूँ, तो याद रखिएगा अभी ये एक अणु है, यहाँ 2 लिख देंगे 2 अणु हो जाएगा, पीछे जो लिखा रहता है उसका अणु को बताता है। आगे बढ़िए। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा कर रहा है पदार्थ के अणुओं के 1 मोल को दर्शाता है। तो जी हाँ, यहाँ साइड में एक है ना, तो 1 मोल बताता है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है। सोडियम फॉस्फेट, सूत्र देखिए Na2PO4, आगे है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। पहला गड़बड़ है इसमें, ठीक है, उसके बाद सारे सही है। सोडियम फॉस्फेट का सूत्र गलत है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक बंध तत्व है, एक बंध तत्व यानी मोनोवैलेंट, सॉरी नहीं है एक बंध तत्व। सोडियम अकेले रहता है, सिल्वर अकेले रहता है,
आयोडीन अकेले रहता है, एल्युमिनियम हो जाएगा, Al2 लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में से है। पारा क्या क्या संयोजकता दर्शा सकता है? तो 1 और 2 दर्शाता है वो, 1 और 2 संयोजकता दर्शाता है पारा, ध्यान रखने वाली बात है। पारा मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इस पर माइनस प्लस में चल रहा है। पारा इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तखनी प्लस 1 उसके ऊपर आ जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट कह रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र है। बाइकार्बोनेट, तो देखिए बाइकार्बोनेट बोले जब भी तो उसके ऊपर 1 माइनस लगेगा, और बाई मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता है या बाइकार्बोनेट बोलेगा। HCO3 आंसर हो जाएगा, तो HCO3 के ऊपर में 1 माइनस लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है, 2 माइनस नहीं, सी नंबर आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को दर्शाता है, जो जिसका कि संयोजकता बदलते रहता है? तो याद माइंड में बैठा लीजिए, लोहा है, तांबा है और पारा है। पारा का 1 और 2 तो अभी आपने देखा भी, तो ये सभी क्या है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। लोहा भी हो गया, तांबा भी होगा, पारा भी होगा, तो इनमें से सभी आंसर दीजिए। क्लियर हो रही है बातें? अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। ये सही बात है, विद्युत उदासीन होता है वो अणु हो जाता है। जैसे CO2 विद्युत उदासीन होता है, जैसे NaCl ये विद्युत उदासीन है, ऐसे करके। तो पहला तो सही हो गया 34 का। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते, ये भी सही बात है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो अगला भी कार्बन मोनोऑक्साइड सेम ही होगा, कहने का मतलब है। आगे करा 3rd नंबर में, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं, तो ये भी बात सही है, 2 या 2 से अधिक रह सकते हैं, इसका सारे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या है? कभी कदार सूत्र भी पूछता है, तो क्रोमियम सल्फेट हो जाएगा Cr2 तो तय है, Cr2 तो तय है, और क्या हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस, Cr2 SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट का। ऐसा माइंड में बैठाना पड़ेगा धीरे धीरे। आगे कहा जा रहा है आपको कि एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? अगर मान के चलिए M का द्विसंयोजक तत्व है, तो उसका क्लोराइड कैसे बनेगा सो पूछ रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे बनेगा। क्लोराइड पर 2 चढ़ जाएगा ना, क्योंकि द्विसंयोजक M है, तो M अपना वैलेंसी आगे ट्रांसफर करता है, मतलब जैसे NaCl बना हुआ है, NaCl, अरे यार Cl, तो क्या हुआ कि मान के चलिए इसका वैलेंसी 2 होता, ठीक है, सोडियम का, तो वो यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था। और मान के चलिए कि क्लोरीन का 4 होता, तो वो यहाँ नहीं लिखा के यहाँ लिखा था। बात समझ में आ रही है? ऐसे होता है। तो M का लिखना है ना, तो क्लोरीन के पास 2 लिखाएगा। धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ कार्बोनेट का सूत्र दे दिया है आपको M2O3, अब क्लोराइड जैसे ही आएगा तो क्या घटना होने वाला है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए M2CO3, कार्बोनेट CO3 से बनता है, ठीक है, M2CO3। अब बताना है कि क्या होगा, ये काटिए, M2CO3 में क्लियर करके लिख दूँ, M2CO3। अब बताइए, तो क्लोराइड बनाते समय क्या बनेगा? तो MCl हो जाएगा, MCl क्या हो जाएगा? MCl। कैसे मैं समझा इस बात को? देखिए कार्बोनेट का तो 2 वैलेंसी है, कार्बोनेट का 2 वैलेंसी है, तो कार्बोनेट का वैलेंसी इधर आ गया है, और M का क्या गो वैलेंसी 1 है, तो इसके कार्बोनेट के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है। कार्बोनेट के साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1 हो गया इसका मतलब। तो जब Cl आएगा तो उसका भी 1 ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र में क्या होने वाला है? संयोजकता Y का 4 है, तो ऑक्साइड क्या बनेगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, YO2 हो जाएगा, YO2 कैसे हो जाएगा उसको समझिए। Y का संयोजकता 4 है, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूँ इस बार, Y का संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 है, तो ट्रांसफर करेगा तो Y के नीचे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 4 चला जाएगा, तो इसे काट दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? YO2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इस 2 से 4 को काट दिया जाता है। बातें समझ में आ रही है? कैसे बनता है, क्या रिएक्शन होगा? YO2 धीरे धीरे समझ में आएगी, बहुत सारी बातें हैं। आगे कह रहा है कि किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ
संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? किसी तत्व की अन्य तत्व के संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक ऋणात्मक x के सोडियम लवण के सूत्र Na2x है, तो इसके एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? सो पूछ रहा है। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सोडियम के साथ लवण बना रहा है Na2x बना रहा है। तो जैसे ही हम बनाने जाएंगे तो उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए Al2x3 होने वाला है। समझने का प्रयत्न करिएगा जरा। देखिए, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। एक्स का वैलेंसी तो 2 है, ये क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि सोडियम के नीचे 2 है, इसका मतलब एक्स का वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम से जब ये मिलने आएगा तो Al2 लिखा जाता है। एल्यूमिनियम तो 2 के साथ रहता है और इसका वैलेंसी कितना है? 2 है। तो एल्यूमिनियम के साथ जैसे ही आएगा, सॉरी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 2 नहीं 3 है, ठीक है। तो एक्स वाला वैलेंसी इसके पास आ गया, एल्यूमिनियम का उधर चला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक या ट्राइवैलेंट तत्व है? जो मतलब जैसे अभी मैंने एल्यूमिनियम का बताया Al3 बन सकता है, तो ऐसे कह रहा है ट्राइवैलेंट कौन बनाएगा? तो आंसर क्या दीजिए? बोरॉन बना देता है। नेक्स्ट है कि एक तत्व ए की संयोजकता 3 है, ठीक है, या 5 भी है, यह एक दूसरे तत्व बी की संयोजकता 2 है और कह रहा है से संयोग करता है, इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या होने वाला है? इसका संयोजकता तो 3 और 5 है। अब देखिएगा जरा, एक बार ए है और बी है, इसका संयोजकता एक बार 3 लेते हैं और बी का 2 रखते हैं, तो इंटरचेंज होगा, तो एक बार बनेगा A2B3 और एक बार और लिखते हैं, ए के नीचे लिखते हैं 5 और बी के नीचे लिखते हैं 2, तो क्या बनेगा? दिमाग लगाइए, A2B5 कहाँ पे है? ये ए नंबर पर है, तो ए नंबर आंसर हो गया। एक दूसरे का ट्रांसफर करना रहता है, समझ में आ रही होगी मुझे लगता है बातें। तत्व ए तथा बी की संयोजकता 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक क्या होगा? तो 2 आ जाएगा ए के पास और बी के पास 3 चल जाएगा, A2B3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। समझ में आ रही है? आगे कह रहा है किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? आगे याद रखिए, तो 16 AMU होगा, 12वें भाग का जितना होगा ना उतना ही हो जाएगा। कह रहा है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु C4 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 गुना भारी हो जाएगा, 14 गुना। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU बोलते हैं, किसके तुल्य माना जाता है? तो कार्बन के 12वें भाग के बराबर माना जाता है, पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है 1 AMU बराबर होता है, ये पूछा जाता है, तो ये तो आसान है आपका। एवोगाद्रो संख्या दीजिए ना, 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, या 1.66 गुने 10 के पावर 24 ग्राम। याद रखने वाली ये बात है। आगे कहता है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? कह रहा है 32 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है, एकदम सही बात है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, नहीं भिन्न भिन्न होता है नहीं लिखा है, एक समान लिख दिया तो गड़बड़ हो गया, ये भिन्न भिन्न लिखता तो सही हो जाता। यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन और बोरॉन के यौगिकों के 0.24 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरॉन के 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए जाते हैं। यौगिक में बोरॉन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? देखिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर डालिए और टोटल नीचे डालिए। तो मान के चलिए कि हम निकाल रहे हैं सबसे पहले बोरॉन का। बोरॉन पहले तो 0.096, नीचे आ जाएगा 0.24। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा। 24 से काट दीजिए 96 को, तो 24 चौका 96, तो 40% आ गया। तो पहला ऑप्शन जिसमें 40 है वही आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात है? एक और निकाल के दिखाते हैं।
मान के चलिए 144 ऊपर डालेंगे तो 0.144 ऊपर डालेंगे, बटा के 0.24 डालेंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हटेगा और यहाँ से हटेगा। और गुने 100 डालेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 24 से कट जाएगा इस बार भी। 24 छक्का 144। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, 1 जीरो नीचे आएगा से कट जाएगा यहाँ पे, तो 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात है? ऐसे परसेंट निकाल लेना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वे कथन निम्नलिखित में कौन सा है? जैसे परमाणु अविभाज्य, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सही नहीं है। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं। ये तो एक समान द्रव्यमान के होते हैं, ये भी बात सही नहीं है, 100% सही नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, नहीं, ये भी गड़बड़ है। बहुत बार सेम देखने को मिलता है, बात समझ में आ रही है? बहुत बार सेम द्रव्यमान का रहता है। इसका डी आंसर देना सही रहेगा, सारे इसमें का सही है, तो गड़बड़ है। जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम में जलाया जाएगा? तो 3 ग्राम और 8 ग्राम से 11 ग्राम मिल रहा है, 8 3 11। बात समझ में आ रही है? 3 ग्राम और 8 ग्राम से 11 ग्राम बन रहा है। यहाँ पे कह रहा है 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम में जलाने से 11 ग्राम ही बनेगा। पूछो आप क्यों? बच्चा भी बताएगा कि सर आप जितना ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या था, 3 और 8 मिल के 11 बना रहा था ना, तो इस बार भी 3 और 8 के साथ मिल के 11 बना लेगा और बचा हुआ आपका बचा हुआ रह जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आगे जलेगा नहीं, तो 11 ग्राम ही रह जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन था। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3 है। अब इससे निकालेंगे जब आप इसका, कार्बन का जैसे कि 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, सॉरी 16 है, तो 16 48, 48 और 6 कैल्शियम का उसके डालिएगा। जब निकालने जाइएगा तो आपका निकल के आएगा 100। ठीक है, उसी तरह जल का ग्राम द्रव्यमान निकाल सकते हैं आप। जल का क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन का एक एक है तो 2 इधर से हो जाएगा, 16 इधर से हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए आप समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लिखते हैं? CaCO3 लिखते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 48 यहाँ से आया। कार्बन का देखिए, कार्बन का 12 के करीब होता है, तो 60 हो जाएगा आपका टोटल। और कैल्शियम का 40 होता है, तो 40 जोड़ दीजिए, आ गया ना 100 के करीब। ऐसे करके निकाल लीजिए। उसी तरह यहाँ कह रहा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है कितना होगा। तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 1 का 1 होता है तो हाइड्रोजन 2 है ना, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 चौका 64, 16 होता है ना, 16 चौका 64 हो गया, 64 2 66 हो गया। सल्फर का भी इसमें ऐड करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 और 3 32। सल्फर का 32 हो जाएगा, पता है, 6 2 8 6 3 9, इसका हो जाएगा आपका 98 AMU। तो सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 याद रखिएगा। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, सॉरी हाइड्रोजन का 1, इससे गुना करके निकाल लीजिएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ, हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक है? तो हाइड्रोजन का गौर से सुनिएगा, यहाँ पे 1 के साथ 8, तो 3 के साथ कितना हो जाएगा? 8 3 24, कितना जरूरत पड़ेगा? 24 ग्राम का जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या टिक मारिएगा? पहला टिक मार दीजिए 57 का। आ रही बातें समझ में?
सॉरी 56 का हो जाएगा 24। सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का Na सूत्र देखते हैं ना, तो उसी से नाम खोज लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नेट्रियम। Na लिखा जाता है नेट्रियम। नेक्स्ट है हाइड्रागाइरम, किस तत्व का लैटिन नाम है? तो आप पकड़ सकते हैं आप। हाइड्रागाइरम H से लिखाने वाला कौन सा नाम है? Hg, हाइड्रागाइरम। समझ गए होंगे ना, नाम से ही पकड़ लीजिए, मरकरी Hg सूत्र। यहाँ कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम चूर्ण से अपघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? घटा दीजिए इन दोनों को, कुछ नहीं करना है, घटाइए। 4.4 पहला ऑप्शन हो जाएगा। 4.4 जोड़ेंगे 10 होना जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 59 का। चार ये दिमाग में बातें। एक एग्जाम में ये भी पूछ दिया, ये नहीं पूछना चाहिए ऐसे। डाल्टन के प्रतीक के अनुसार हाइड्रोजन का चिन्ह उन्होंने ऐसे दिया था, गोल करके बीच में ऐसे कर दिया था। ये जो पूछ रहा है कि ऐसा साइन किस तत्व के प्रतीक है, तो इसका नाम दीजिएगा सल्फर का ये प्रतीक था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3 और 2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का कितना चाहिए? तो ऐसे समझिए आप, इसमें देखिए मैग्नीशियम शुरू में था 3 का कितना गुना 24 है, 8 गुना। तो इधर 8 दूनी 16 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 3 का 8 गुना, तो इधर हो जाएगा 8 दूनी 16 ग्राम। नेक्स्ट है किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन को व्यक्त किया जाता है। किसी अणु है और इसमें उपस्थित परमाणु को व्यक्त किया जाता है रासायनिक समीकरण से, रासायनिक संकेत से, रासायनिक सूत्र से, रासायनिक अभिक्रिया से। तो एक चीज़ समझ लीजिए जरा, इसका लॉजिक पर दीजिएगा। इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र से देते हैं, संकेत से नहीं। देखिए एक चीज़ समझिए, संकेत और सूत्र में समझिए। समीकरण से तो पूरा समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में, लेकिन तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे हम लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनता है, तो ये जो लिखते हैं आप, ये हो गया समीकरण। तो इसकी बात तो यहाँ करनी नहीं है, हमें करनी क्या है? परमाणु की। तो परमाणु संकेत के रूप में लिखा जाता है, Na आप लिखते हैं तो ये परमाणु हुआ। ऑक्सीजन लिखते हैं तो ये परमाणु हुआ। लेकिन जब इसको सूत्र के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे यहाँ 2 लगाते हैं, तब जाके वो क्या बन जाता है? वो रासायनिक सूत्र बन जाता है क्या? परमाणु का संख्या बताता है, अणु का संख्या सॉरी बताता है, अणु बन जाता है। ये सब थोड़ा सा टेक्निकली बात है, समझना है। कह रहा है कि यदि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम को विद्युत प्रवाहित करे तो अपघटित किया जाता है, तो सदैव हाइड्रोजन 11 ग्राम और ऑक्सीजन 89 ग्राम प्राप्त होता है। इस कथन द्वारा कौन सा रासायनिक नियम प्रदर्शित करता है? मतलब जल किसी स्रोत से आप लीजिए तो इसी बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। इसका अनुपात में कभी चेंजिंग नहीं आएगा, अनुपात में हमेशा क्या होगा? सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करिए जरा। यहाँ कहा गया है कि किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से संगठित होते हैं। समझे? दार्शनिक तो कनाद मुनि ने दिया था, और परमाणु उन्होंने कहा था। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है, ये तो हम जानते हैं। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? अच्छा, यहाँ मोल पूछ दिया है आपसे, देखिएगा जरा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसका हो जाएगा 0.126। ठीक है, कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो 0.125 मोल होंगे, ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि अभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ के बाद हमें करने हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स मैं एक नए वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि मैं पेन से जब लिख के बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं ऐसे बना सकता, इस पर मैं कितनी बातें लिखूंगा इस स्क्रीन पर। अंडरस्टैंड? जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ वैसे मैं बनाऊंगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको वही मिलेगा जो इसके न्यूमेरिकल्स है। यहाँ के बाद 100 क्वेश्चन है, यानी तकरीबन 35 क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स है, जो कि एक वीडियो स्पेशल डाल देंगे न्यूमेरिकल्स का। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इसमें मैं नहीं लिख पाऊंगा स्क्रीन पर, बहुत सारी बातें लिखनी है, बहुत सारी चीज़ें समझानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोज के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।